हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 36 तक डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। दोस्तों, किए गए कार्य का मान 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, सीढ़ी पे चढ़ना गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है और सीढ़ी से उतरना गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कार्य करता है। तो ऐसे में किया गया कार्य 0 हो जाता है। वैसे अगर सीढ़ी पे चढ़ने का सिर्फ क्वेश्चन पूछता तो इसका फॉर्मूला होता है W=m यानी मास, G यानी गुरुत्वाकर्षण और H। mgh जो है यह किए गए काम यानी वर्क काम को निकालने का एक फॉर्मूला है। तो अगर आपको मास दिया हुआ रहेगा, गुरुत्वाकर्षण तो दिया हुआ रहेगा और हाइट दिया रहेगा, तो आप उसका किया हुआ काम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। दोस्तों, एक पारसेक जो है 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर में याद रखिएगा 3.08 गुना 10 पर पावर 13 किलोमीटर, और मीटर में 10 पर पावर 16 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर में 10 पर पावर 13 याद रखिएगा, मीटर में 10 पर पावर 16। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि। तो सदिश राशि होता क्या है? तो दोस्तों, सदिश राशि में दिशा और परिमाप दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिमाप होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सदिश राशि का है? तो वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें दिशा और परिमाप दोनों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जबकि द्रव्यमान, घनत्व और आयतन ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि के और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो उसमें वेग हो जाएगा, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे चीज़ें जो है वो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा वो जितना तापमान ज़्यादा होगा और जितना वायु में आर्द्रता अधिक होगी उतना ही ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि का वेग भी बढ़ता है और आर्द्रता के साथ साथ भी ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। आर्द्र वायु में क्यों होगा, शुष्क वायु में क्यों नहीं? क्योंकि आर्द्र वायु में दोस्तों क्या कहता है, जल यानी कि तरल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ध्वनि ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसी वजह से आर्द्र भूमि में, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें ट्रैवल करता है, तो वो होता है ठोस, फिर होता है द्रव्य और फिर होता है गैस। और आर्द्र भूमि में तरल की मात्रा अधिक होती है शुष्क वायु की अपेक्षा, इसी वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो हर जगह एक समान होता है, चाहे आप उसको कहीं भी लेके चले जाइए तो द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और जितना गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे होगा उस हिसाब से भार बदल जाएगा। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 है। कितना है? 1/6। इसीलिए जब हम किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में 1/6 का बदलाव आएगा, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें द्रव्यमान पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है,
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जब हम किसी भी जल में मतलब पानी में जब हम नमक को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, जबकि गलनांक जो है वो घट जाएगा। यानी उबलना जो है वो लेट से उबलेगा और गलन बिंदु भी जो है वो मतलब गलने की जो क्षमता है, यानी कितना जल्दी वो गल सकता है, तो वो चीज़ जो है वो घट जाएगा, यानी लेट से गलेगा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नमक एक वाष्पशील विलय है कि गैर वाष्पशील विलय है, यानी कि वो जल्दी से वाष्पित नहीं होता है। तो इसी की वजह से क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है वो घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो इसमें व्यतिकरण विवर्तन और परावर्तन। दोस्तों, ये जो है ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में गमन करती है, जबकि ध्रुवन जो है वो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है। किसमें? सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन गमन करती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ प्रकाश में होती है, जबकि ध्वनि जो है दोस्तों, ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है, ना कि अनुप्रस्थ में। और प्रकाश अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में गमन करती है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्रुवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम जो है दोस्तों, यह जोसेफ प्राउट्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउट्स के द्वारा। और ये कब दिया गया था? तो 1797 ईस्वी में जोसेफ प्राउट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो Sp जो है वो पाया जाता है CO2 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विमंदन का कार्य करता है। तो दोस्तों, विमंदन यानी मंदक का कार्य कौन करता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट, ये दोनों जो है दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मंदक का काम करता है। मंदक क्या करता है? तो ये दोस्तों जो यह तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह की व्यवहार करता है? दोनों तरह का व्यवहार कौन करता है इसमें? तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, HNO2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो तारक काय, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि राजधानी जो है दोस्तों जंतु कोशिका में बहुत ही छोटे मात्रा में पाया जाता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है। जबकि पादप कोशिका में ये अच्छे खासे बड़ा आकार में पाया जाता है। इसीलिए इसका छोटा आकार होने की वजह से अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो आपको राजधानी जो है वो चुनना है, जिसकी वजह से यह जंतु कोशिका में नहीं के बराबर के मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा एंजाइम है जो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों लाइपेज। लाइपेज जो है यह वसा का हाइड्रोलाइसिस करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठक की संख्या होती है? तो दोस्तों, कॉकरोच में यानी तिलचट्टा में जो हृदय कोष्ठक की संख्या होती है वो 13 होती है। कितनी होती है? 13। एक ही हृदय होता है लेकिन उस हृदय में 13 कोष्ठक होती है। जैसे हम लोग के मतलब मानव के हृदय में 4 प्रकार की 4 कोष्ठक होता है, उसी तरह उसके हृदय में 13 कोष्ठक होता है। दोस्तों, इसका कोष्ठक जो है यानी इसका हृदय जो है वो नलिकाओं के आकार का होता है, अर्थात एक लंबी पेशीय नली के जैसा होता है कॉकरोच का हृदय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है? तो दोस्तों, रक्त बिंबाणु का जीवन काल यानी रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 10 से 12 दिन का। जबकि RBC का बात करें तो RBC का जो है दोस्तों वो 120 दिन का होता है जीवन काल, जबकि WBC का जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो दोस्तों, अमीबा में
विखंडन जो है विखंडन प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होती है जनन करने की वो ऐसी होती है कि वो खुद को ही अपने आप को मतलब खुद को दो संतति की कोशिकाओं में विभाजित कर देता है, तोड़ देता है, और फिर वही संतति बड़ा होकर वो दो जो है अमीबा बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन होता है अमीबा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। जबकि लोथल से गोदीवारा मिला है, घोड़े का साक्ष्य मिला है, तराजू मिला है, लोथल से चावल का अवशेष मिला है, बनवाली से देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है, राखी गढ़ी से दोस्तों प्राची, उच्चे चबूतरे, ये सभी देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनाद जो है वो वैशेषिक दर्शन का है, जैमिनी पूर्व मीमांसा का, और चारवाक लोकायत का है। तो ये चारों जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके साथ ही कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के हैं, न्याय के हैं गौतम ऋषि। तो ये सब करके आप याद रखिएगा, क्योंकि एक दर्शन और उसके प्रवर्तक से क्वेश्चन देखने को अक्सर ही एग्जाम में मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों हाटक जो है यह कंबोज का, कहाँ का? कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। आपके 16 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है? यहाँ पे जैन हो जाएगा, जैव नहीं, जैन ग्रंथ नहीं है। तो इसमें से जो आचारांग सूत्र है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, ये तीनों जैन ग्रंथ है, जबकि अवदान शतक जो है यह बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ना कि जैन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कटफिसस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कुजूल कटफिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। जबकि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कनिष्क थे, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुजूल कटफिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था, जो कि एक सूफी कवि थे। इन्होंने कब इसकी रचना की थी अगर पूछे तो याद रखिएगा 1320 ईस्वी के आसपास अमीर खुसरो ने तुगलकनामा के बारे में लिखा था। यह तुगलक वंश और गयासुद्दीन तुगलक में जो है उनके बारे में लिखा गया है, उनके शासन प्रशासन के बारे में इस बुक में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा गया। क्यों कहा गया है? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गौरी का गुलाम था। तो ये इल्तुतमिश जो है वो गुलाम का गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। बाद में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दार उल सफ़ा था क्या? तो यह एक खैराती अस्पताल था, यानी कि गरीब लोगों के लिए बनाया गया, गरीब लोगों के मदद के लिए बनाया गया अस्पताल था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके टाइम पे? देवराय द्वितीय के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवराय द्वितीय जो है दोस्तों यह विजयनगर के एक शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा आया था, और देवराय प्रथम के समय में निकोलो डी कांटी आया था। तो ये सारे जो है यात्री ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि उन्होंने जब रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तब 1674 ईस्वी में।
कब? 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि को भी धारण किया। साथ ही दोस्तों शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी नीना डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1530 ईस्वी में कोचीन से इन्होंने गोवा अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। जबकि गोवा पर कब्जा किसने किया था, अधिकार किसने किया था पूछे तो अल्बुकर्क के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में। और दोस्तों अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर गोवा को राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों 7 वर्षीय युद्ध चला था। उस युद्ध को समाप्त करने के लिए 1763 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1763। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों वैष्णव धर्म को संरक्षण गुप्त वंश के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त वंश। अगर दक्षिण में पूछे तो पल्लव वंश जो है वो वैष्णव धर्म के संरक्षक रहे थे। तो तमिल में याद रखिएगा पल्लव, और इधर गुप्त जो है वो वैष्णव धर्म के संरक्षक रहे थे। अगला प्रश्न है, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? इसमें कौन ऐसा नेता है जो सन्यासी आंदोलन से संबंधित नहीं है? पहले तो आप ये जान लीजिए सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन कौन से हैं। तो भवानी पाठक, केना सरकार, देवी चौधरी, दर्जी नारायण, मंजर शाह और मूसा शाह, ये सब जो लोग थे वो सन्यासी आंदोलन से संबंधित थे। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा शंकर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दोस्तों भारतीय राज्य के कितना सीमा है, जो कितने राज्य का सीमा है जो म्यांमार से लगता है? तो टोटल 4 राज्य का सीमा है जो म्यांमार से लगता है। तो वो कौन कौन सा है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये चारों का सीमा म्यांमार से लगता है। जबकि त्रिपुरा का जो सीमा है दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि म्यांमार से नहीं लगता है इसका सीमा। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत यानी K2 पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों K2 पर्वत शिखर जो है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काराकोरम, जो कि एक ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय के निर्माण से पहले से निर्मित है ये काराकोरम, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। जबकि ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर ये सारे श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में आते हैं। और लद्दाख का ही विस्तार तिब्बत में हुआ है दोस्तों, और वो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। और यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। दोस्तों तवा नदी की लंबाई कितनी है? तो 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 172 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है तवा नदी का? तो सतपुरा श्रेणी, सतपुरा रेंज से जो है तवा नदी निकलती है। और यह नर्मदा नदी से कहाँ पे मिलती है पूछे तो होशंगाबाद जिले में यह जाके बद्राभन गांव के पास नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। और यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के समय पे होता है। दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेट्टूर परियोजना
किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मेट्टूर परियोजना यह कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? कावेरी नदी पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों मेट्टूर परियोजना पर 2 पनबिजली स्टेशन भी है और यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपारा तेल परिशोधनशाला जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह दोस्तों पेट्रो उत्पादों का उत्पादन करने वाली ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी पहली होती है और जो लेटेस्ट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो याद रखिएगा तातीपाका तेल परिशोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 12,454 किलोमीटर में फैला हुआ है कच्छ का रण। दोस्तों यह नमक दलदल एवं अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है और यह अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो संसद में प्रस्ताव पेश होता है और उस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि जो टोटल मेंबर होता है उसका आधा यानी 50% मेंबर के सहमति की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत। अगला प्रश्न है, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है मंत्री नियुक्त करने के संबंध में? तो पहला है, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है। यही जो है सही है। जो लोकसभा का सदस्य नहीं भी है उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको अपना मंत्री पद ग्रहण करना होता है, अन्यथा अगर वो नहीं ले पाता है तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। जब अगला जो है वो है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, तो बिल्कुल राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है और संसद का सदस्य। संसद तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, तो उसके जो सदस्य हैं वो तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। तो ये बाकी तीन ऑप्शन जो है वो सही है, पहला ऑप्शन ये गलत है। और इसमें क्या सही नहीं है वही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है निर्वाचन, जो कि भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन उपबंध, इसकी चर्चा भाग 18 में की गई है, ये भी सही है। संविधान संशोधन दोस्तों भाग 21 में नहीं होकर संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 में की गई है। भाग 20 में आपसे पूछे कितना अनुच्छेद है, तो दोस्तों भाग 20 में मात्र एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 368 है। कौन सा है? 368, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि 368 के द्वारा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो यही संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में है। तो इसमें से सुमेलित यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है, जबकि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है और ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG
अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो दोस्तों CAG यानी कैग जो है अपना लेखा रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो जांच करता है लोक लेखा समिति, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो दोस्तों पंचायत को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में इसकी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का बैठक हर 2 माह में एक बार, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ये अनिवार्य किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 माह में कम से कम एक बार। जबकि संसद के 2 सत्रों के बीच कितने दिन का गैप हो सकता है? तो दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने का गैप हो सकता है, अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। उससे ज़्यादा गैप करने पे वो मतलब गैप नहीं हो सकता है संसद के सत्रों के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत में जो टोटल सदस्य होते हैं उस टोटल सदस्य का आधा सदस्य जो है यानी 50% सदस्य कोरम में होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है यह साल में 2 बार जारी किया जाता है। और कब कब किया जाता है? तो एक बार अप्रैल में किया जाता है और दूसरी बार अक्टूबर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरे विश्व में कितने नंबर की पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा किस देश की राजधानी है पूछ रहा है। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन लिथुआनिया जो कि एक देश है, इसकी राजधानी विनियस है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। कोसोवो भी एक देश है और इसकी राजधानी प्रिस्टिना है। और चौथा जो है मेसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है। जबकि रीगा किसकी राजधानी है? तो दोस्तों रीगा जो है वो लातविया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लातविया की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लातविया। तो हमारा वीडियो कैसा लगे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।